आज के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 14 जुलाई 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। देखो, ये आपके बहुत सारे इंडिया और ईरान, रशिया, कजाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे देश मिलके, कजाकिस्तान ने अभी सॉरी इसका हिस्सा, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया के अंदर अभी मतलब बात चल रही है उनके साथ, और आपकी यूरोप को लिंक करने का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। देखो, अभी आपका जितना भी ट्रांसपोर्ट जाता है लेट्स सपोज इंडिया से रशिया को, वो ये सारा एरिया घूम के फिर रशिया को ये ट्रांसपोर्ट जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग जो यहाँ पे रशिया पड़ता है। तो अपने आप में ये बहुत ही लंबा रूट है। हम लॉन्ग टर्म में क्या विचार कर रहे हैं सारे देश के, हम यहाँ से एक ऐसा कनेक्शन बना सकें कि सारे देश आपके लिंक हो जाए, बीच में सारे देश भी लिंक हो जाएंगे। तो हम इसके अंदर देखो, ये आपका सी रूट हो गया, यहाँ पे आपके रेल और रोड दोनों हो गया, बीच में ये आपका कैस्पियन सी आ गया, फिर से आपके वाटरवेज के थ्रू सामान जा रहा है। तो हमारा पूरा का पूरा एक लॉन्ग डिस्टेंस एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाने का प्लान है। ठीक है, मतलब प्लान क्या है, ये अब पूरी तरह इंप्लीमेंट हो चुका है। आज यही न्यूज थी कि बेसिकली रशिया ने एक कार्गो भेजा है रोल और रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू ईरान तक। आपका कार्गो पहुंच चुका है रशिया से। ठीक है, 20 साल लग चुके हैं ये पूरा प्रोजेक्ट बनाते बनाते। ठीक है, आपके इसके कुछ टेस्ट ट्रायल रन हुए थे 2018 और उस टाइम पे, पर उसके बाद भी ये ज्यादातर आपका इनएक्टिव प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि दुनिया में एक तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस अमेरिका ने लगाई हुई है और एक रशिया के ऊपर लगाई हुई है। तो इनके साथ ट्रेड करना, इन कंट्रीज में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सैंक्शंस का मतलब क्या होता है, सैंक्शंस का मतलब है कि अमेरिका एक तरह से ये कहता है या तो हमारे साथ ट्रेड या इनके साथ। और क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अब चाइना हो गई खैर, पर दुनिया की सबसे पावरफुल देश अमेरिका है अभी भी, तो इस कारण हर कोई उसके साथ अलाइन कर जाता है। तो इंडिया भी ऑब्वियसली अलाइन करना पड़ता है हमें अपनी फॉरेन पॉलिसीज के चलते। तो ये प्रोजेक्ट पर हम साथ साथ इसके ऊपर काम करी जा रहे हैं, क्योंकि ये इसका नाम याद रखना, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। मल्टी मॉडल का क्या मतलब होता है, मल्टी मॉडल नेटवर्क का मतलब होता है इसमें हम शिप्स के लिए यानी कि पोर्ट्स भी बिल्ड करेंगे, रेलवे लाइंस भी बिछाएंगे, ठीक है, रोड नेटवर्क भी बिल्ड करेंगे। तो इनमें क्या होता है कि देखो, आपका जितना भी सामान है वो आपके कंटेनर्स में रखा जाता है। यही कंटेनर उठा के आप एक शिप के ऊपर भी रख सकते हो, शिप से निकाल के जो आपकी रेल है उसके ऊपर रखा जा सकता है, रेल से उठा के ये आपके ट्रक्स के ऊपर रखा जा सकता है, और जहां तक सामान पहुंचाना है हम पहुंचा सकते हैं। तो ये जो इसका पोटेंशियल है हमारा, इससे होगा क्या, एक तो डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, हम और कॉस्ट कम हो जाएगी। देखो, हमारा ओवरऑल हमने एस्टिमेट लगाया है कि $2500 पर टन के हिसाब से कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी अगर ये पूरा नेटवर्क चलने लग जाए। इसके साथ साथ जो आपके जितने इंपॉर्टेंट शहर हैं सारे देशों के, मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बांदार अब्बास, अस्तरखान, बांदार, मांजिल और आपका सेंट पीटर्सबर्ग, आपके शहर रशिया के अंदर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, ये सारे के सारे कनेक्ट हो जाएंगे। ये जो है अस्तार खान, ये आपके कजाकिस्तान के अंदर है, कजाकिस्तान फॉर्मली अभी इसके अंदर जुड़ा नहीं है। ठीक है, तो अभी हम ये बाकी रशिया के रूट से ये सब कुछ चला रहे हैं, पर धीरे धीरे और कंट्रीज भी इसके अंदर जुड़ती जा रही हैं। और इसमें जैसे यहाँ पे जो ईरान के अंदर पोर्ट है ना, बांदार अब्बास के पास जो एक्चुअली पोर्ट है वो इंडिया के द्वारा बनाया हुआ है। इसके नीचे यहाँ पे लिखा है शाबार पोर्ट। जो छाबार आपका पोर्ट है ये मकरन कोस्ट जो पड़ता है ईरान का, ठीक है, ये वहां पे लोकेटेड है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड देखो, ये ईरान है, इसके जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड ये जो देश है वो आपका पड़ता है ओमान। ठीक है, क्या चीज बज रही है। और ये जो आपका ओमान देश है, इसके अलावा
एक मिनट, इसके जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड देश एग्जिस्ट करता है वो है ओमान, ठीक है। और ये ईरान का इकलौता ऐसा पोर्ट है जो आपके माउथ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे पड़ता है। बेसिकली ये मैं आपको सारी टर्मिनोलॉजीज अब यहाँ पे बता दूं, फ्रेश शीट पे एक्चुअली बना के बताता हूँ। अब ये इंडिया है आपका, पाकिस्तान का एरिया, ईरान का एरिया, यहाँ पे आपके गल्फ का एरिया, इस तरीके सारी दुनिया एग्जिस्ट करती है। देखो ये है आपका पर्शियन गल्फ, इस साइड पे पड़ता है, ये आपके अगर देश लगाओ, ये पाकिस्तान है, ज्यादा आगे पाकिस्तान बना दिया, यहाँ आपके ये पाकिस्तान है, ये आपका ईरान है, ठीक है। और ये बाकी यहाँ पे इस साइड पे ये जो देश है, ये जो देश है ये है ओमान। ये आपका अरेबियन सी है, समुद्र का हिस्सा जो हमारे यहाँ पे पड़ता है। अब अगर किसी को भी अरेबियन सी से पर्शियन गल्फ जाना है या पर्शियन गल्फ से अरेबियन सी आना है, उन्हें बीच में यहाँ पे ये थोड़ा मैंने ब्रॉड बना दिया, यहाँ पे एक नैरो सा रास्ता ये बनता है, ठीक है। इस नैरो से रास्ते को बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। देखो स्ट्रेट वर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई वाटर चैनल जो दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे, एक साइड पे ये वाटर बॉडी होगी और एक साइड पे ये वाटर बॉडी होगी, जो पतला सा रास्ता इन दोनों को कनेक्ट करता है उसे कहते हैं स्ट्रेट, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, जो इन दोनों कनेक्ट करता है। तो इसके बिल्कुल माउथ पे आपके यहाँ पे ईरान का ये पोर्ट बनाया गया है शबार का, ठीक है, जो डायरेक्टली इसे एक्सेस देता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अरेबियन सी को। तो ईरान ने कोई भी सामान बाहर भेजना है तो ये नैरो से रास्ते से बाहर है, इस कारण कभी कोई कंफ्लिक्ट हो जाए यहाँ पे हो जाए, उन्हें चीजें मूव करना ज्यादा आसान पड़ता है, ठीक है। इस चीज को इवन आपके अफगानिस्तान भी यूज कर सकता है, और प्रीवियसली इंडिया अफगानिस्तान जब अच्छे रिश्ते थे तालिबान आने से पहले, तो हमने ईरान के थ्रू सामान भेजा भी हुआ है आपके अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, ऑयल पाम्स का मिशन। देखो एडिबल ऑयल्स का मतलब होता है जो हमारे खाने के लिए हम ऑयल्स यूज करते हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स हो गए। एक फैक्ट बता दूं, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वेजिटेबल ऑयल इंपोर्टर है। हम बहुत सारा तेल इंडिया के अंदर भी प्रोड्यूस करते हैं, पर हमारी ऑयल्स की जरूरत इतनी ज्यादा है, कोकोनट ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कि हमें हमारी अपनी जरूरतें अपनी प्रोडक्शन से पूरी नहीं होती, हमें बहुत सारा तेल बाहर से मंगाना पड़ता है इंडिया के लिए। अब ये जो तेल बाहर से मंगाया जाता है, इसी कारण इंडिया को बहुत ज्यादा इंपोर्ट का बिल भी चुकाना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज की पेमेंट डॉलर में ही तो करनी है। तो लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट एक प्लान बना रही है जिसे कहते हैं नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, ऑयल पाम्स का। हम क्या करना चाहते हैं, इंडिया के अंदर हमारा जो टारगेट है, मैं यहाँ पे आपको फीचर्स मिशन में बताता हूँ, हम अगले 2025-26 आते आते तक हम ये करना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर 6.5 लाख हेक्टेयर के अंदर आपके पाम ऑयल उगाया जाए, पाम उगाया जाए और उससे तेल प्रोड्यूस किया जा सके। ये पूरी तरह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाई जा रही है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट्स को देना। पर ये जिन एरियाज में अप्लाई किया जा रहा है, और जो आपकी हिमालयन स्टेट होती है और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, वहां पे 90% पैसा सेंटर देती है, 10% स्टेट्स को देना होता है। तो इसका मेन टारगेट ही आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया और अंडमान के एरियाज हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इतना स्पेंड करेगी, मतलब बाकी स्टेट्स भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। पर जो आपका पाम होता है ना, पाम हर जगह, पाम ऑयल का जो पेड़ है वो हर जगह नहीं उग सकता, उसे टेम्परेचर रेंज चाहिए आपके 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। और आपके काफी ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वैसे तो रेनफॉल की इक्वल रेनफॉल हो, हर महीने 150 mm की बारिश हो, पर क्योंकि हमारे सारा साल बारिश नहीं होती तो हमें इरिगेशन करनी पड़ेगी। तो ऐसी सारी चीजों के इरिगेशन चैनल सरकार बना दे, इसलिए सरकार ने ये मिशन लॉन्च किया है, ताकि हम किसानों को इनकरेज कर सकेंगे वो पाम ऑयल उगाना, मतलब पाम्स उगाना शुरू करें और उससे तेल बनाना शुरू करें, ताकि बाहर से खरीदने से अच्छा है हम अपने ही किसानों को पे कर पाए। तो किसानों की ऑब्वियसली पेमेंट अच्छी हो जाएगी, ज्यादा बेटर हो जाएगी,
और इंडिया की भी जो डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी, हमारा रुपये में ही सर जाएगा। प्लस हम बल्कि इंपोर्टर की जगह एक्सपोर्टर बन जाए, सारी दुनिया में तेल बेचने लग जाए। ठीक है, तो इसके बाद हमारा धीरे धीरे टारगेट है कि 16.7 लाख हेक्टेयर तक पहुंचे 2030 तक। ठीक है, तो ये जब तक हम सारी की सारी फंडिंग करेंगे तो इसके अंदर सरकार 5 करोड़ पर मीट्रिक हेक्टेयर सॉरी मिलियन टन पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग अलॉट करने को भी तैयार है, बस ताकि इंडस्ट्री बिल्ड हो जो इसके ऊपर कंसंट्रेट करे, तेल और ज्यादा प्रोड्यूस हो, वो सारी चीजों के लिए। ठीक है, थर्ड करंट अफेयर आपका है अग्निकुल के बारे। अग्निकुल देखो हमने कल के करंट अफेयर में पढ़ा था, कल हमने स्पेस की प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ा था। हाँ जी, फिर लास्ट की लाइन पर समझाओगे? अरे प्रो राटा इंक्रीज वगैरह लिखा है, कहाँ लिखा है प्रो राटा? लास्ट लाइन प्रो राटा इंक्रीज, देखो प्रो राटा का मतलब है जो अभी एग्जिस्टिंग आपकी है उसी के ऊपर बिल्डअप करना। हम चाहते हैं इंडिया के अंदर ना, देखो हम बाहर से भी जो वेजिटेबल ऑयल मंगाते हैं ना, वो हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, कच्चा तेल मंगाते हैं। इसका भी हम इंडिया के अंदर प्रोसेस करते हैं और फिर फाइनली मार्केट में सेल होता है। तो हमारे यहाँ पे रिफाइनरीज एग्जिस्ट करती हैं, पर उन्हें भी अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, और इसके अलावा आपकी इंडस्ट्री अगर इंकरेज होगी, इंडस्ट्री खुद आगे फार्म्स लगाने लग जाएगी। तो हम उनके लिए फंडिंग इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी, इवन किसान आगे आना चाहते हैं या मतलब किसान एक साथ मिलके कोऑपरेटिव बना लें, एक सोसाइटी बना लें। ठीक है, नहीं तो कोई इंडस्ट्री आगे आना चाहती है, वो खुद अपने फार्म्स लगाना चाहती है, सरकार उनकी फंडिंग में हेल्प करेगी, चैनल्स प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी, कोई और डेवलपमेंट में हेल्प चाहिए वो इंश्योर करेगी। उसके लिए 5 करोड़ पर मिलियन टन 5 करोड़ 5 मिलियन टन पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोविजन रख के चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट और अंडमान के लिए। तो सिर्फ बाकी यहाँ कंट्री में नहीं, बाकी कंट्री में नहीं, सिर्फ यहाँ पे देखो, क्योंकि इन दोनों एरिया की डेवलपमेंट करवाने वाली है ना, ये दोनों एरिया ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो इनकी डेवलपमेंट करवाने के लिए सरकार एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रही है कि इंडस्ट्री खासकर यहाँ के लिए इनकरेज हो। साउथ इंडिया के लिए तो इनकरेज हो ही जाएगी, हम चाहते हैं यहाँ पे इनकरेज हो। ठीक है, तो अगला थर्ड करंट अफेयर, हमने कल के करंट अफेयर में पढ़ा था कि इंडिया स्पेस पॉलिसी तैयार कर रहा है, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर को धीरे धीरे गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे यूज करने देंगे, और भी बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर को हम ग्रो करवाना चाहते हैं स्पेस सेक्टर में। तो उसी में इंडिया का अग्निकुल, एक इंडिया की प्राइवेट कंपनी है अग्निकुल, वो पहली उन्होंने प्राइवेट रॉकेट इंजन फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली है इंडिया के अंदर। ठीक है, अग्निकुल इंडिया के अंदर रॉकेट्स बनाने लग गया है, इन्होंने अपनी फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में स्टैब्लिश की है। ठीक है, तो ये 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन यूज करके और इन हाउस टेक्नोलॉजी यूज करके इंजन बनाना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, इनका गोल है 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल बनाना, जिसे नाम दिया इन्होंने अग्निबाण। अग्निबाण के लॉन्चेस अगले साल करने। अग्निबाण बेसिकली एक बहुत ही अल्ट्रा लाइट लॉन्च व्हीकल होने वाला है, ये ज्यादा हैवी सैटेलाइट्स नहीं उठा सकता। जैसे आपको बताऊं, इंडिया का एग्जांपल देता हूं, हमारी इसरो की एक रॉकेट सिस्टम है जिसे हम कहते हैं GSLV। ठीक है, जियो सिग्नरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका वर्जन है मार्क 3। ये इसरो का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रॉकेट है। ये एक टाइम पे 5000 किलो वेट की सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशन भी अपने साथ उठा सकता है, तो ये इतना ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, पर ये जो अभी अग्निबाण इन्होंने रॉकेट बनाया है, इनका मेन फोकस है, देखो इस टाइम ना आपकी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज और जो स्टार्टअप्स है ना, वो भी आजकल अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहते होते हैं, ताकि वो भी डेटा गैदर कर सकें और फिर अपने कस्टमर्स को आगे सेल कर सकें। तो बहुत सारी आजकल प्राइवेट कंपनीज अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहती होती हैं, पर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कहीं ना कहीं से तुम्हें एक लॉन्च व्हीकल बुक करना पड़ता है, जिसके ऊपर तुम्हारी सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। अग्निबाण का फोकस ऐसे ही कस्टमर्स के ऊपर है जो अपनी खुद की छोटी साइज की सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहें, क्योंकि जितना छोटा रॉकेट होगा उतना सस्ता भी पड़ता है। ठीक है, तो हमें बड़े बड़े नहीं तो सैटेलाइट के अंदर साथ में जोड़ के भेजना पड़ता है, तो वो फिर अलग अलग लॉन्च हो रहे हैं। अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले इसरो ने एक ही रॉकेट के साथ कुछ अराउंड
100 से ज्यादा सैटेलाइट पोजीशन की थी, जिसमें ज्यादातर तो प्राइवेट सैटेलाइट्स ही थी, बस हमारी तो मेन 2-3 सैटेलाइट्स ही थी उसमें, बाकी सारे ही दुनिया भर से प्राइवेट सेक्टर से हमने वो सैटेलाइट्स ली थी। तो ये जो अग्निबाण बनेगा, देखो आपका इसरो भी छोटे व्हीकल्स को टारगेट करना चाहता है। इसरो इससे में एक अपना लॉन्च व्हीकल बना रहा है जिसे इसरो कहता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV। जो अग्निबाण है ना, ये अग्निबाण SSLV से भी छोटा है, उससे भी लाइटर है, उससे भी छोटा और लाइट है। ठीक है, SSLV जो इसरो बना रहा है वो 300 kg तक की सैटेलाइट उठा पाएगा। जो अगली अग्निबाण है ये 100 kg तक की सैटेलाइट उठा पाएगा और 700 किलोमीटर अबव दी अर्थ तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल है इसके चलते हुए ही ये चीजें बनाई जा रही हैं। हाँ, एक PSLV भी होता है। PSLV आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये आपके दो है। मैंने आपको एक सबसे पावरफुल बताया GSLV, उसके वेरिएंट्स हैं GSLV के बीच। जो सबसे बड़ा वेरिएंट है वो है Mark 3। PSLV आपके ये भी एग्जिस्ट करता है, ये आपके 800-900 kg तक की आपकी सैटेलाइट्स को उठा पाता होता है। ठीक है, तो ये इसकी कैपेसिटी कम है, ये सबसे पावरफुल है। पर हमारे इंडिया का सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, हमने PSLV से ही आपका मंगलयान लॉन्च किया था। ये बहुत ही कमजोर, वैसे माना नहीं जाता कि इतनी दूर सैटेलाइट इतने छोटे रॉकेट से लॉन्च कर दोगे, पर इंडिया ने एक बहुत इंपॉसिबल चीज करके दिखाई थी। और इसी कारण हमारा मंगलयान इतना सस्ता पड़ गया था, क्योंकि अगर ये रॉकेट्स यूज होते, ये रॉकेट्स की अपनी कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इतना मुझे पहला आपका माइक ऑन हुआ, कुछ पूछना चाहते हैं? मैं बंद कर दिया एक बार के लिए। फोर्थ करंट अफेयर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये एक आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक फोरम। सारी कंट्रीज बैठ के यहाँ पे बातें करती हैं किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन बढ़ाई जा सके और ये सारी चीजों के बारे में। इनका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, देखो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मेजर क्या करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और इसकी पूरी रिपोर्ट आती है, ये 2006 से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश कर रहा है। इस इंडेक्स के अंदर आपके मेजर किया जाता है कि एक मेन और वुमेन के बीच में सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कितना डिफरेंस है। ठीक है, और उसके बेसिक पे रैंक दिए जाते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन देखी जाती है कि वुमेन को इकोनॉमी में कितनी पार्टिसिपेशन है और सैलरीज में कितना फर्क है। देखो ये आपकी सोसाइटी की बहुत डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है कि आपकी मेन और वुमेन की सैलरीज में भी बहुत ज्यादा फर्क होता है। ठीक है, एजुकेशन पाने में और हायर एजुकेशन तक कितने मेल्स जाते हैं, कितनी फीमेल्स जाती हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितनी है, हेल्थ एंड सर्वाइवल कैसा है, ये सारे जो आपके फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे कंसिडर किए जाते हैं और उसके बेसिक पे कंट्री को जज किया जाता है। देखो इंडिया इस साल बहुत ही पुअर रैंक किया है। ठीक है, तो इंडिया का रैंक जैसे मतलब कई चीजों में बहुत ही पुअर रैंक आया है। जैसे कि इंडिया का एक स्पेसिफिक मेंशन करूं, इंडिया का हेल्थ और सर्वाइवल पे रैंक ना 146 है। ये पूरा इंडेक्स मेजर ही 146 देशों को करता है। तो वुमेन का हेल्थ सेक्टर को एक्सेस जो है, हेल्थ फैसिलिटीज को एक्सेस जो है, वो दुनिया में जितनी कंट्रीज मेजर की जाती है उन सब में सबसे वर्स्ट है। ठीक है, तो वुमेन के लिए जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए वो अभी इंडिया में ऑप्टिमल लेवल की नहीं है। ठीक है, तो इंडिया सबसे बेटर इन सारी चीजों में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में करता है, क्योंकि हमने पंचायत में 1/3 रिजर्वेशन दी हुई है, वुमेन पॉलिटिशियंस एग्जिस्ट करते हैं। अभी हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वुमेन इलेक्ट कर देनी है, तो उसमें हम तब भी आगे हैं। पर सिर्फ पॉलिटिकल पावर से कुछ नहीं होता, ग्राउंड लेवल पे चीजें करने की भी जरूरत है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें, इसमें हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर होता है 1, जिसका मतलब है मेन और वुमेन बिल्कुल बराबर है, और लोएस्ट स्कोर आपका 0 होता है, जिसका मतलब है कि मेन और वुमेन में बहुत ज्यादा गैप है। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज मेजर की जाती है। नेक्स्ट है आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखो इसका फेज 3 शुरू हो चुका है। उसके रिगार्डिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है कि हम इंडिया के हर गांव जिसकी पॉपुलेशन 2001 के सेंसस के मुताबिक जिसकी पॉपुलेशन 500 थी,
नॉर्मल स्टेट्स में और जहां पे आपके पहाड़ हैं और नॉर्थ ईस्ट की ये जो स्टेट्स हैं वहां पे 250 की जहां पे आबादी है, जिस भी गांव की, प्लेन्स में 500 और आपके पहाड़ों के अंदर 250, ऐसे गांव तक आपकी पक्की सड़कें पहुंचे और वो मेन रोड नेटवर्क से सारे के सारे कनेक्ट करने लग जाए। क्योंकि अगर ऐसे गांव, हर गांव आपका कनेक्ट करेगा जहां पे आबादी 250 या 500 है, प्लेन्स में 500, पहाड़ों में और नॉर्थ ईस्ट साइड पे 250, तो वो उतना ही, जितने रोड्स बेटर होंगे उतना ही वो ट्रांसपोर्ट बेटर होगा, ट्रांसपोर्ट बेटर होगा, लोग भी वहां पे ज्यादा आ सकेंगे और वहां के लोग शहर भी आसानी से जा सकेंगे। शहर जाके वो अपना सामान बेचना चाहे, कुछ भी करना चाहे, वो आराम से कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। बाद में हमने क्या किया, 2013 में इसे मॉडिफाई करके जो क्राइटेरिया है इसे थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया था। जो हमारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज हैं, जिन्हें हमारी इंडिया के रेड बेल्ट कहती है, जहां पे नक्सलवाद फैला हुआ है, ऐसे एरियाज में जो 100 से आपके 250 से नीचे नीचे आपके, जहां पे जिस भी गांव की पॉपुलेशन है ना, उन्हें भी कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि 100 पॉपुलेशन वालों को भी उसमें कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ताकि देखो नक्सलवाद तभी खत्म हो सकता है जब ज्यादातर लोग इंडिया की इकोनॉमी से जुड़ने लगेंगे। तो इस कारण हमने इन सारे एरियाज में डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ाई हुई है, ताकि लोगों तक टेक्नोलॉजी पहुंचे, इकोनॉमी पहुंचे, कमाई पहुंचे, गरीबी दूर हो। मेन कारण नक्सलवाद का गरीबी है। इन एरियाज में इतनी ज्यादा गरीबी हमेशा से रही है कि लोगों ने हथियार उठा के, लोगों को इस चीज के अंदर विश्वास करना ज्यादा बेटर लगा कि रेवोल्यूशन से कोई चेंज आ जाएगा। ठीक है, तभी इन्होंने हथियार उठा लिए कि इंडिया की गवर्नमेंट का तख्ता पलट करके हम एक नया सिस्टम बनाएंगे जहां पे कोई अमीर गरीब नहीं होगा। ठीक है, पर ऐसा दुनिया में आज तक कभी सिस्टम बन नहीं पाया। सोवियत यूनियन ने भी कोशिश कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अभी लेटेस्ट आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 3 चल रहा है, जहां पे हमारा फोकस है कि हम जो ये सारी सड़कें हैं उन्हें ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट, जो आपकी मंडियां हैं, उन तक आपके गांव को जोड़ सकें। हायर स्कूल, सेकेंडरी स्कूल जहां तक है वहां पे सड़कें बन सके, ताकि देखो जो आपकी लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन तभी बढ़ेगी। गांव में कई बार इसलिए स्कूल छुड़वा देते हैं कि स्कूल बहुत दूर पड़ते हैं, ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल और अनसेफ है। पर अगर आपकी सड़कें एग्जिस्ट करेंगी, ट्रांसपोर्ट फ्रीक्वेंट होगा, बसें चलने लग जाएंगी, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बूस्ट करेगा। ठीक है, हॉस्पिटल्स तक आपकी सड़कें जाएं, ये सब कुछ आपके फेज 3 में अब इंक्लूडेड है। ठीक है, प्लानिंग हमेशा डिस्ट्रिक्ट रोड प्लान बनाए जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना प्लान होगा कि किस गांव गांव तक सड़कें बनानी है। ठीक है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट प्लान, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट प्लान भी ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बन जाएगा, पहले ब्लॉक लेवल से प्लान बन के आएगा। हर ब्लॉक जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो अपने एरिया के रूरल एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबमिट करेंगे, और ओवरऑल आपके डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट का एक रूरल प्लान होगा, वो फाइनली आपके एक रोड नेटवर्क इंश्योर करने में हेल्प करेगा। लास्ट करंट अफेयर आपका 3 ट्रीटीज के बारे में, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी और आपके फिसल मिसाइल कट ऑफ ट्रीटी। तो इसमें सबसे पहले एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, बेसिकली ये आपके 1968 में बनाई गई थी और 1970 में इसे सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया आपकी जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसकी ओरिजिनली मीटिंग्स हो रही थी सारी। ये आपकी यूनाइटेड नेशन की ही ट्रीटी है, जिसका काम है दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन्स का फैलना रोकना। तो कोई भी कंट्री जो एनपीटी के अंदर साइन करती है, वो ये डिक्लेयर करती है कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, किसी भी टाइप का न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। ठीक है, और इस ट्रीटी के अंदर जो सबसे बड़ा फॉल्ट है ना, वो यही है कि इस ट्रीटी ने ये बोला कि जिस भी कंट्री ने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया ना, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है कि वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है। तो इसके कारण दुनिया में आपके 5 देश बन गए जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। यूएसए 45 में टेस्ट किया, रशिया 49 में, यूके 52 में, फ्रांस 60 में और चाइना ने 64 में। इन 5 देशों ने अपने आप को न्यूक्लियर वेपन डिक्लेयर कर लिया। उन्हें इस ट्रीटी के अंडर अपने वेपन्स खत्म करना जरूरी नहीं है, वो रख सकते हैं वेपन, पर कोई और देश नहीं करेगा। इसी कारण ये डिस्क्रिमिनेटरी है।
इसीलिए इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान और आपका साउथ सुडान, इन सब ने नहीं साइन की हुई। बेसिकली ये तीन तो आपकी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, इन तीनों ने इसलिए नहीं साइन की हुई। नॉर्थ कोरिया भी है, नॉर्थ कोरिया ने ओरिजिनल ज्वाइन की थी फिर छोड़ दी है। साउथ सुडान बेसिकली 2011 में ही बना है, ये नया देश है और तब से भी ये सिविल वॉर में बिजी है। इस कारण अक्सर ही तुम कई इंडेक्सेस में पढ़ोगे साउथ सुडान ने ये साइन नहीं किया, वो साइन नहीं किया। बेसिकली वो अपनी लड़ाइयों में बिजी है, इसलिए नहीं उन्होंने साइन किया। उनका कोई इंटेंशन नहीं है बॉम्ब बनाने की, पर इन जनरल सेंस वो बस अभी भी डिस्टर्ब्ड कंट्री है, इसी कारण नहीं है यहाँ पे। अगली आपकी इसी से जुड़ी दूसरी ट्रीटी है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। देखो ये आपके 1996 में आपके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट की, पर अभी तक 8 देशों ने इसे रेटिफाई नहीं किया हुआ। ठीक है, 8 स्पेसिफाइड देश, इंडिया इसमें भी नहीं आता, इंडिया ने इसे नहीं किया हुआ, इवन आपके अमेरिका ने भी नहीं इसे किया हुआ। इसके कारण क्या है कि अब कोई भी देश एक्सप्लोजन नहीं करेगा न्यूक्लियर। देखो न्यूक्लियर वेपन बनाने से पहले न्यूक्लियर ब्लास्ट करके देखने पड़ते हैं ना, टेस्टिंग, और हर जिन्होंने बनाए भी हैं वो टाइम टू टाइम अपनी टेक्नोलॉजी और बेटर करने के लिए भी टेस्ट करते रहते थे, अभी भी करते हैं। तो ये चीज करते हुए पर प्रॉब्लम क्या है कि आप रेडिएशन फैलाते हो हर बॉम्ब से। इस कारण यहाँ पे इस ट्रीटी को साइन करने वाले देश इस चीज पे एग्री कर जाते हैं कि हम में से कोई भी आपके टेस्ट नहीं करेगा। इंडिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान ने इसे साइन तक नहीं किया, पर आपकी अनेक्स्चर 2 की स्टेट्स जैसे कि चाइना, इजिप्ट, ईरान, इजराइल और यूएसए, इन सब ने साइन किया हुआ है, पर इसे अभी तक मानते नहीं है, इसे रैटिफाई नहीं किया। जब तक रैटिफाई ना करो यानी कि तब तक आप ट्रीटी को मानते नहीं है। रैटिफाई का मतलब होता है अपने देश में जाके, अपनी पार्लियामेंट में जाके एक बार अप्रूवल देना होता है कि आज से हम इसके साथ स्टिक करेंगे, इसे मानेंगे। वो सब कुछ इन्होंने नहीं किया हुआ। फिसल मिसाइल कट ऑफ ट्रीटी, देखो फिसल मटेरियल, मिसाइल नहीं सॉरी मटेरियल आना था यहाँ पे ऊपर भी, ये मटेरियल आना था, मिसाइल नहीं। फिसल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, ये कभी प्रपोज ट्रीटी है, ये तो अभी डिस्कशन के लिए भी नहीं आई है। इस ट्रीटी के चलते हुए क्या होगा, ये अमेरिका के द्वारा प्रपोज है कि आपके कोई भी देश अब जो आपका यूरेनियम, जो एक्टिवेटेड यूरेनियम है, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, उसे नहीं बनाएगा। अगर क्योंकि मटेरियल ही नहीं होगा तो फिर आप ना ब्लास्ट कर सकते हो, ना ऊपर वेपन बना सकते, कुछ भी नहीं बना सकते। पर ये अभी तक ट्रीटी डिस्कशन के लिए भी नहीं आई है, बस ये ऐसी पड़ी हुई है। ठीक है, तो अभी ये यूनाइटेड नेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करनी थी, पर अभी कोई भी देश इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता, इस कारण ये ऐसी पड़ी हुई है। फैक्ट्स अगर आपको बताऊं, देखो आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप हमने कल पढ़ा था। ठीक है, उसके अंदर आज एक स्पेशल लाइन लिखी हुई थी जो मैंने ढूंढी है बीच में से, और इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जो भी डेटा भेजता है वो सब कुछ आपके मॉर्फियस मशीन लर्निंग लैंग्वेज के अंदर डाला जाता है, और फिर आपका एक कंप्यूटर है लक्स सुपर कंप्यूटर, वो इस डेटा को प्रोसेस करके वो इससे इमेजेस क्रिएट करता है। ठीक है, और जो हमने जैसे कल के करंट अफेयर में जो इमेजेस देखी हैं, या आप नेट पे जाके देखोगे, वो सारी इस तरीके से क्रिएट हुई हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप सिर्फ रीडिंग ले रहा है। ठीक है, जो भी इंफ्रारेड रेज आ रही है उन सब की रीडिंग ले रहा है। वो रीडिंग उसके बाद जिस लैंग्वेज में ट्रांसमिट होती है वो मॉर्फियस मशीन लर्निंग लैंग्वेज है, और वो उसे प्रोसेस करके उसमें से फाइनल इमेज क्रिएट जो करता है वो आपका लक्स सुपर कंप्यूटर करता है। ठीक है, ये थे आपके आज के करंट अफेयर।